नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो है ये। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। पहली खबर, दिल्ली में कल रात अमित शाह के घर 2 घंटे से ज्यादा मीटिंग हुई। तय ये हुआ मुंबई में अगली बैठक होगी, लेकिन आज बैठक होती उससे पहले शिंदे गांव चले गए। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नेटवर्क वहां आता नहीं, लिहाजा सोच विचार कर बड़ा फैसला करेंगे। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा, ये जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। दूसरी खबर, 8 दिन होने को हैं। बीजेपी ने विधायक दल की ना तो बैठक की है, ना बैठक की तारीख आई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी सीएम की कुर्सी को लेकर कोई प्रयोग तो नहीं करने वाली है? फडणवीस फ्रंट रनर हैं, लेकिन बीजेपी की सुस्ती संकेत दे रही है, कहीं चौंकाने वाला फैसला तो नहीं होने वाला है। तीसरी खबर, महाराष्ट्र में मिली हार के बाद विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और सवाल उठाते उठाते अब विवादित बयान देने लगा है। आखिर ईवीएम पर इतना हल्ला क्यों, जानेंगे। चौथी खबर, संभल में आज शांति से जुमे की नमाज अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने निचली अदालत को कोई फैसला लेने से अभी रोका है, लेकिन एएसआई की एक रिपोर्ट आई है जो हैरान करने वाली है। पांचवी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे, इसका सस्पेंस बना हुआ है। भारत की तरफ से आज साफ कह दिया गया कि पाकिस्तान तो हमारी टीम नहीं जाएगी। आज आईसीसी की मीटिंग में कोई फैसला हालांकि नहीं हुआ है। कल हाइब्रिड तरीके से मैच कराने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। आइए अब सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। 23 नवंबर को आप जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे आए। आज 29 नवंबर हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है और सवाल यह कि आखिरकार चल क्या रहा है। कल रात गृहमंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। बंद कमरे में बात हुई। अंदर से जो तस्वीरें आई उसमें सभी एक साथ दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे की तस्वीर और उनके जो चेहरे के भाव हैं उसकी चर्चा हो रही है। एकनाथ शिंदे मीटिंग के लिए अमित शाह के घर करीब आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे। फडणवीस और अजीत पवार वहां बाद में एक साथ पहुंचे थे। मीटिंग करीब 2 घंटे से ज्यादा हुई। सरकार बनाए जाने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तय हुआ कि आगे की रणनीति मुंबई में बनेगी। सुबह तीनों नेता दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। चर्चा थी कि मुंबई में महायुति की बैठक होगी, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई से अपने गांव सातारा चले गए। नतीजा हुआ कि बैठक टल गई। तो अब सवाल यह है कि बैठक होगी तो कब होगी, और यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज का दिन तो बीत गया। शिंदे सतारा अपने गांव में हैं। कल यानी 30 नवंबर को भी सतारा में रहेंगे। 1 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभावित है। ऐसे में महायुति की अगली बैठक कब होगी, जिसमें तीनों नेता शामिल होंगे, इसको लेकर सस्पेंस है। इस बीच शिंदे के करीबी संजय शिरसाट का एक बयान सामने आया जो बता रहा है कि शिंदे बड़ा फैसला लेने के लिए गांव गए हैं। अब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे ज़रूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे ज़रूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो ज़रूर निर्णय लेंगे। और अब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा ये हो रही है, क्या दिल्ली में कुछ ऐसा हो गया जिससे शिंदे खुश नहीं हैं और इसीलिए वो अपने गांव चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से पहले ही ये खबर आई कि शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। माना जा रहा है कि शिंदे और उनकी पार्टी के नेता इस ऑफर से सहज नहीं है। अब सवाल ये कि शिंदे सीएम अगर नहीं बनेंगे तो ये तो तय है, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे तो फिर करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के मसले को फिलहाल उलझा दिया है। सूत्र बता रहे हैं अब शिंदे के पास 2 विकल्प। पहला, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल लें। दूसरा, केंद्र में मंत्री बन जाएं। अगर इन दोनों विकल्प पर बात नहीं बनती है तो फिर तीसरा विकल्प
बिना पद के रहने का होगा, जो बीजेपी चाहती नहीं है। और इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक शिंदे ने अमित शाह के सामने विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग रखी है, राज्य मंत्रिमंडल में 12 मंत्री पद की मांग की है, कई अहम मंत्रालयों के बारे में बात की है। इतना ही नहीं, पालक मंत्री बनाते वक्त उचित सम्मान शिवसेना शिंदे गुट को दिया जाए, ये मांग भी रखी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने शिंदे की मांगों को लेकर कोई भरोसा नहीं दिया है। माना जा रहा है कि शिंदे की मांगों को लेकर जरूरत पड़ी तो दोबारा से चर्चा के लिए दिल्ली का रुख किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे की मांगों के चलते ही सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो महाराष्ट्र का एक रुका हुआ फैसला, रिजल्ट आए 150 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन महाराष्ट्र में ना तो महायुति का सीएम तय हो सका और ना ही सरकार बनाने का फॉर्मूला अब तक फाइनल हुआ। गुरुवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। बैठक में सीएम और सरकार बनाने के स्वरूप पर मंथन हुआ, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। दिल्ली के बाद आज मुंबई में बैठक होनी थी, जो हो नहीं पाई। सीएम शिंदे अपने गृह क्षेत्र सतारा चले गए, लेकिन दिल्ली की बैठक से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई। तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता दे रहे हैं, फूलों का बुके दे रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अमित शाह के बाईं तरफ खड़े हुए एकनाथ शिंदे का चेहरा मायूसी की झलक है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, अलग अलग तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। और इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने महायुति के सीएम और सरकार पर एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ साझा की। इसे देखने के बाद आपको समझ आएगा कि महायुति को सीएम का नाम तय करने और सरकार बनाने में मुश्किल कहां आ रही है। तो ये तो तय हो चुका है कि सीएम बीजेपी का ही होगा, लेकिन कौन सीएम होगा, इसी को लेकर तो सस्पेंस है। और यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी ने ना तो अब तक कोई पर्यवेक्षक फाइनल किया, ना विधायक दल की बैठक की कोई तारीख तय की। बीजेपी आखिरी मौके पर चौंकाने के लिए जानी जाती है और इसलिए भी ये सस्पेंस फिलहाल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बुधवार रात को गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई मुलाकात की ये तस्वीर है। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से सिर्फ देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। ऐसे में माना तो ये जा रहा है कि फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, यानी फ्रंट रनर हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सवाल उठा रही है कि क्या बीजेपी दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इस सवाल की वजह भी बीजेपी ने ही दी है। 23 नवंबर को नतीजे आए, हफ्ता भर हो गया है। बीजेपी ने न तो विधायक दल की बैठक बुलाई है और न ही अपना ऑब्जर्वर तय किया है, जबकि सूत्रों के हवाले से विधायक दल की बैठक की अलग अलग तारीखें आकर जा चुकी हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी नेतृत्व सीएम के नाम को लेकर कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकता है। वैसे ये सवाल अतीत के पन्नों से निकल कर आया है। याद कीजिए, पिछले साल मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बम्पर सीट जीतकर बीजेपी आई थी। शिवराज का सीएम बनना तय लग रहा था, लेकिन बीजेपी ने चौंका दिया। 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आए थे। बीजेपी ने वहां हफ्ते भर तक सोच विचार किया। 11 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम चुनकर चौंका दिया। ऐसा ही फैसला बीजेपी ने तब राजस्थान में भी लिया। नतीजों के 9 दिन बाद 12 दिसंबर को मीटिंग की और वसुंधरा की जगह भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में भी नतीजों के 7 दिन बाद 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई और रमन सिंह के नाम की जगह विष्णुदेव साय को नेता चुन लिया। महाराष्ट्र में भी अब 8 दिन से पहले मीटिंग तो होने से रही, इसलिए चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या बीजेपी पहले की ही तरह इस बार भी चौंका तो नहीं देगी। और इस चर्चा को हवा विपक्षी दलों के नेता पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। उनके पास भारी बहुमत है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। वैसे भी शपथ ग्रहण की तारीख लगातार बदल रही है। नई तारीख सूत्रों के हवाले से 5 दिसंबर की आई है।
तो देखिए, अब सियासी गलियारों में चर्चा दरअसल इसी बात को लेकर हो रही है कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये जो सवाल बरकरार है, ये जो सस्पेंस बना हुआ है, ये जो जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि बीजेपी के अपने भीतर का कंफ्यूजन है। जिस तरीके से राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी चौंकाने वाले नाम मुख्यमंत्री को लेकर देती आई है, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस, जिनको लेकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में मतलब देवेंद्र फडणवीस, तो आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर करने की बीजेपी तैयारी में है क्या? इस तमाम जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, ये एकनाथ शिंदे तो साफ कह चुके हैं मीडिया के सामने आकर कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, जो बीजेपी नेतृत्व फैसला लेगा मुझे मंजूर है, और ऐसे में बावजूद इसके अब तक सीएम के नाम को लेकर कोई क्लैरिटी ना आना, क्या बीजेपी के अपने भीतर की कंफ्यूजन है? क्या फडणवीस को लेकर मामला फंस सकता है बीजेपी के भीतर? जी बिल्कुल रोमाना, आप समझ सकती हैं कि जिस प्रकार देरी हो रही है, उस देरी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि अब 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। अब 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने की बात जब होती है तो ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ दिन और इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी एकनाथ शिंदे को जो देना है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसके ऊपर एक मत या एक राय नहीं हो पाई है। ऐसे में आज की स्थिति ये है, या अब की स्थिति ये है कि एकनाथ शिंदे अब अचानक से चले गए हैं अपने गांव, वहां जाके वो बैठेंगे, 1-2 दिन वहां रहेंगे। तो जो बैठक आज होनी थी वो बैठक आज नहीं हुई है। तो अब बैठक क्यों नहीं हुई, तो एकनाथ शिंदे नहीं है इसलिए कह रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो मांगे एकनाथ शिंदे ने रखी हैं वो मांगे पूरी हो जाएं, या उन मांगों को कहीं ना कहीं मानकर उनको मनाकर इस सरकार बिठाई जाए। लेकिन वो स्थिति फिलहाल नहीं बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए 2 तारीख की जो बात हो रही थी 5 पर चली गई है, और अब भी पेच बना हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर। मुख्यमंत्री का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद लेंगे? जी, उनको जो मंत्रालय वो मांग रहे हैं वो मिलेंगे? तो मामला फिलहाल देखिए गणेश ठाकुर बेहद उलझा हुआ है। सवाल कई हैं और किसी भी सवाल का कोई साफ जवाब फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अजीब इत्तेफाक है, चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, जीत मिल गई, इसके बावजूद सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन रही है क्योंकि सीएम का नाम तय नहीं हो पा रहा है। बहरहाल एक दूसरे चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस ईवीएम से सारी सरकारें बनती हैं, एकाध चुनाव इस देश में ईवीएम के नाम पर भी हो सकता है, इस नाम पर भी हो सकता है कि आप ईवीएम से वोट देना चाहते हैं या फिर बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं? और फिर यहां यह भी सवाल आएगा कि यह चुनाव होगा कैसे? अगर ईवीएम से ही हुआ और नतीजे ईवीएम के पक्ष में आए तो क्या गारंटी कि उस पर भी सवाल ना उठाए जाएं? क्या गारंटी कि कोई ये नहीं कहेगा कि साहब ईवीएम ने रूलिंग पार्टी और चुनाव आयोग से सेटिंग करके खुद को ही जिता दिया और बेचारे बैलेट पेपर को हरा दिया? देश में हर चुनाव निपटने के बाद जो ईवीएम पॉलिटिक्स शुरू होती है ना, उस पर आज हमने 2 रिपोर्ट्स बनाई हैं। पहली रिपोर्ट देखिए। मुंबई में ईवीएम के समर्थन में ये प्रदर्शन उन प्रदर्शनों का जोरदार एडवांस जवाब है जो अभी ईवीएम के खिलाफ हुए नहीं, होने हैं। ईवीएम को बंद करवाकर विपक्षी दल देश को वापस बैलेट पेपर युग में न ले जाएं, इसीलिए लोग पहले ही एक्टिव हो गए। ईवीएम मशीन पर वो दोष मत लगाओ। 2.5 साल में जो हमारे सरकार ने, महायुति सरकार ने जो काम किया, काम पे भरोसा रखकर लोगों ने हमें वोट दिया है। महाराष्ट्र के नतीजे आए हफ्ता हो चुका, लेकिन महाविकास आघाड़ी मानने को तैयार नहीं कि उसे जनता ने ही हराया, ईवीएम ने नहीं। ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। हम 10 साल से बोल चाहे ईवीएम पर जीते या हारे, हमारी मांग यही रहेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए। ईवीएम ने अगर खेल किया होता तो फिर ये खेल झारखंड में क्यों नहीं हुआ? इस सवाल को कांग्रेस पहले ही एक अलग गेम बता चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है, वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। इस पर महायुति ने आज भी पूछा, अगर ईवीएम बेईमान थी तो चलो इतना ही बता दो, फिर महाराष्ट्र में 46 सीटें कैसे जीत गए? जो हार मिली है उसका क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, मॉरल सपोर्ट देना चाहिए कार्यकर्ता लोगों को, इसलिए ये सब राजनीति है।
हालांकि किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि ईवीएम बेईमान थी तो फिर वायनाड में प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की तुलना में 46,000 वोट ज्यादा कैसे मिले, वहां वोट क्यों नहीं घटे। लेकिन अब कांग्रेस के ही सांसद चिदम्बरम ने जो कहा है वो विपक्ष के ईवीएम विरोधी एजेंडे की हवा निकालने से कम नहीं। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अभी तक किसी चुनाव में ईवीएम में किसी गड़बड़ी का अनुभव नहीं किया। मैं 2004 से ईवीएम से चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने अब तक कोई छेड़छाड़ नहीं देखी। ईवीएम पर सियासत का बैकग्राउंड संक्षेप में बता दें। इस पर सारे दांवपेच बेकार हो चुके हैं। चुनाव आयोग का ईवीएम टेम्परिंग का चैलेंज किसी ने नहीं कबूला था। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बैन की एक और याचिका रद्दी में फेंकी है, साथ में कमेंट भी किया। ये क्या बात हुई, चुनाव हार जाएं तो ईवीएम से छेड़छाड़, चुनाव जीत जाएं तो कुछ भी नहीं। याचिकाकर्ता ने एलन मस्क तक का उदाहरण दे दिया था कि उन्हें भी ईवीएम गड़बड़ लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, आप बैलेट पेपर पर लौटकर दुनिया से अलग क्यों होना चाहते हैं। वहीं सियासी मैदान में कांग्रेस अब इस सवाल से घेरी जा रही है कि चुनाव को लेकर वो राहुल गांधी के साथ है या फिर राजीव गांधी के साथ। दरअसल जब से कांग्रेस और विपक्षी दल लौटकर ईवीएम पर आए तब से सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 3 दशक पुराना एक वीडियो तेजी से घूम रहा है। इसमें राजीव गांधी 89 के चुनाव में बीजेपी की जीत को धांधली बताकर बैलेट पेपर पर सवाल उठाते हुए दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी ने 2 दिन पहले भी इसका जिक्र किया था। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसे हमलों के बाद कांग्रेस ईवीएम और चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाना बंद कर देगी तो आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि कांग्रेस अपने आरोपों में आज एक कदम और आगे बढ़ गई है। और अब देखिए कि कांग्रेस आरोपों में कितना आगे बढ़ गई है। कांग्रेस ने आज कहा कि अपने ईवीएम विरोध को अब वो राष्ट्रीय आंदोलन में बदलेगी और ईवीएम को देश से उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस ने यहां तक जता दिया कि जब तक ये ईवीएम है उसके लिए चुनाव आयोग पर भी भरोसा करना मुश्किल है। चुनाव आयोग पर उसके एक नेता ने तो भयंकर अपशब्द कह डाले। पहला आरोप, सिर्फ विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही है। दूसरा आरोप, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोटर्स में पैसा बंटवा रही है। तीसरा आरोप, जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ी संख्या में बोगस वोटर जुड़वाए। चौथा आरोप, चुनाव आयोग दबाव में है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। पांचवा आरोप, ये धोखेबाजी की जीत है, महायुति को ईवीएम ने जिताया। और छठा आरोप, बीजेपी ने चुनाव खत्म होने के बाद 76 लाख वोट बढ़वा लिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का चुनावी दल हेलीकॉप्टर तलाशी से शुरू होकर वोट प्रतिशत की धांधली के आरोपों तक ही नहीं बल्कि अब गाली गलौज तक आ गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने आज चुनाव आयोग के लिए जो शब्द कहे वो हम सुना नहीं पाएंगे, लेकिन आप खुद समझ जाइए। इलेक्शन कमीशन है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। कांग्रेस एमएलसी ने क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी का भी नाम लिया, इसीलिए बीजेपी ने भी भड़कते हुए इसका जवाब दिया। राहुल गांधी बारंबार होता फेल है, इसलिए कांग्रेस को ईवीएम में नजर आता खेल है। ये कांग्रेस की कुंठा है, हार की हताशा है, ये अपने बाल नोचते हुए ऐसे ही दिखाई देंगे। चुनाव आयोग पर कांग्रेस को इतना गुस्सा क्यों आया, इसकी वजह बताएंगे। लेकिन इससे पहले आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर क्या लाइन ली वो देखिए। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, इसलिए चुनाव आयोग पर जितना कम कहा जाए अच्छा। लोकसभा के नतीजे एमवीए के पक्ष में थे। 6 महीने में विधानसभा नतीजे राजनीतिक पंडितों की समझ से परे। और इसी के बाद कांग्रेस के लॉ डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र चुनाव पर 5 पन्नों का एक मेमोरेंडम चुनाव आयोग को भिजवा दिया। इसमें कांग्रेस ने शाम 5 से 6 बजे के बीच वोट प्रतिशत बढ़ने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने पूछा है 1 घंटे में वोटों का अंतर 8% तक कैसे बढ़ गया। कांग्रेस का दावा है इस 1 घंटे में करीब 76 लाख वोट पड़े। आरोप लगाया कि जहां ये धांधली हुई वहां 50 में से 47 सीटें महायुति ने जीती। इन आंकड़ों के जरिए कांग्रेस ने पुराने आरोपों को दोहराया है कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से तकरीबन 47 लाख वोटर बढ़वाए और चुनाव जीता। और देश में अब अगला विधानसभा चुनाव जो है वो दिल्ली में होना है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से प्रचार मोड में आ गए हैं। रेवड़ी पर चर्चा के साथ साथ अब उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह पर हमले शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली में सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हल्ला बोल दिया है। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को क्राइम कैपिटल बताया। आज संसद परिसर में आप सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और आज ही इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपके आक्रामक रवैये की वजह है दिल्ली विधानसभा चुनाव। विधानसभा में सत्ता पक्ष वाली जगह बरकरार रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को हथियार बना लिया है और निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। वकील कह रहे थे कि सड़क के ऊपर हाथ में मोबाइल फोन ले जाना मुश्किल है। 10 कदम जाओगे कोई ना कोई आपका मोबाइल फोन छीन के भाग जाएगा। खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर, किडनैप करके बलात्कार कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मैप जारी किया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के घर के दायरे में आने वाली 20-30 किलोमीटर की आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया था। तो खौफ का दूसरा नाम बन चुका लॉरेंस बिश्नोई के तार भी केजरीवाल ने बीजेपी से जोड़े। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है। साबरमती जेल से कैसे चला रहा है वो? दरअसल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, लिहाजा बीजेपी को घेरने के लिए कानून व्यवस्था के मुद्दे को धार दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। रोहिंग्यास को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं। दिल्ली में अपराध की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। शीश महल के बारे में मैंने जानकारी देना चाहिए थी, बात करना चाहिए थी, पूरा 280 हटा दिया गया। क्या केजरीवाल जी ने जो किया है सदन की कार्रवाई मत रोकिए, सच को आने दीजिए जनता के बीच में। ये आपका बीजेपी का आरोप है कि आप विशेष समुदाय के लोगों को बसा रही है और फर्जी वोटर के जरिए चुनाव जीतने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले LGV सक्सेना ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए थे। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे। अवैध घुसपैठ के साथ बीजेपी शीश महल, यमुना और प्रदूषण के मुद्दे पर भी आपको घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आपके खिलाफ उतरने का ऐलान कर दिया है। और जनहित में अब एक छोटी सी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गए हैं। कभी प्रधानमंत्री के पैर छूने, कभी किसी से सिर टकराने पर नीतीश पहले भी चर्चा में रहे और इस बार वो विधानसभा में अपने मंत्री के ब्रेसलेट से खेल रहे थे। बिहार विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर है। मंत्री अशोक चौधरी सदन में बोल रहे थे, तभी पास में बैठे नीतीश कुमार ने उनके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अशोक चौधरी ने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना था, नीतीश उस ब्रेसलेट से मानो खेलने लगे। नीतीश खुद भी मुस्कुरा रहे थे और जिसने भी इस दृश्य को देखा वो भी अपनी मुस्कान दबा नहीं सका। नीतीश कुमार की इस तरह की कई तस्वीरें पहले भी वायरल हुई हैं। अभी इसी महीने पटना में वो पीएम मोदी के पैर छूने लगे थे। पांच महीने पहले मंच पर नीतीश पीएम की उंगली देखने लगे तो तस्वीर वायरल हो गई थी। जून महीने में पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे, तभी ये घटना हुई थी। पीएम असहज हो गए थे। और थोड़ा पहले चलें तो नीतीश कुमार कभी मंत्रियों के सिर टकराते तो कभी अपने मंत्री के कंधे पर सिर रखने को लेकर वायरल हुए हैं। मंत्री अशोक चौधरी के साथ उनकी केमिस्ट्री ऐसी है कि एक बार वो श्रद्धांजलि समारोह में उन पर गुलाब के फूल भी फेंकने लगे थे। एनडीए अगले साल होने वाला बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। चिराग पासवान ने नीतीश को चुनाव के लिए नेता मान लिया है और कह दिया कि उनकी तैयारी अब 2030 के लिए है। बुधवार की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के चिराग पासवान की पार्टी के दफ्तर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी।
नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम में पहुंचना इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये मौका जयंती या पुण्यतिथि का नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस का था। इस कार्यक्रम से जो सबसे बड़ी खबर निकली वो ये कि चिराग पासवान ने 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को ही अपना सीएम का चेहरा मान लिया है। सीएम का चेहरा 2025 के लिए एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। बयान अहम इसलिए क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की सियासी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की वजह से एनडीए से नाता तोड़ लिया था। कहा जाता है कि तब उन्हें कम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। नतीजा हुआ कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर उस चुनाव में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। तब चिराग ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में जेडीयू को 6.5% वोट का नुकसान हुआ। जेडीयू को सिर्फ 42 सीटों से संतोष करना पड़ गया। 18 सीटों पर एलजेपी को मिले वोट से जेडीयू को हार मिली। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से उनके सब विवाद सुलझ चुके हैं और ये संकेत भी दे रहे हैं कि उनका टारगेट 25 पर नहीं 2030 पर है। हाँ, मैं 2029 की भी कर रहा हूँ, मैं 2030 की भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको वेल प्रिपेयर्ड होके चलने की ज़रूरत है और जब आप लंबे लक्ष्य रखते हैं तब आप इमीडिएट टारगेट्स को भी सफलतापूर्वक आप हासिल कर सकते हैं। चिराग पासवान ने जो कहा है उससे और नीतीश का उनके यहाँ जाना बिहार की राजनीति में कई संकेत दे गया है। संकेत इस बात का कि नीतीश ही बिहार एनडीए का 2025 का चेहरा है। पशुपति पारस के लिए एनडीए में रास्ते लगभग पूरी तरह बंद हो गए हैं। जेडीयू के नेताओं को चिराग पर किसी तरह की टिप्पणी करने से बचना होगा। लोकसभा चुनाव में चिराग की एलजेपी का बिहार में स्ट्राइक रेट 100% रहा है। अगले साल हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग की पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मौजूदा केमिस्ट्री तो यही बता रही है कि अगले साल हो रहे चुनाव में सीटों को लेकर 2020 वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। एबीपी न्यूज पर रोजाना 2 डिबेट शोज होते हैं, शाम 5 बजे और फिर शाम 7 बजे। हिमाचल के लोगों को सलाह है मेरी, ये डिबेट देखते वक्त ध्यान रखें कि आसपास सरकार का कोई आदमी आपको देख तो नहीं रहा है। ऐसा ना हो सुखू सरकार को बुरा लग जाए, आपकी शामत आ जाए। ये रिपोर्ट देखिए, मामला आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। समोसा विवाद की अपार सफलता के बाद अब हिमाचल की सुखू सरकार का एक नया विवाद सामने आया है। पहले ये हिमाचल पथ परिवहन निगम के आदेश की कॉपी देखिए, जो कि टेकराज नाम के बस ड्राइवर और शेषराम नाम के कंडक्टर के खिलाफ जारी की गई। इसमें लिखा है, आपकी बस में सार्वजनिक तौर पर ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें आचार्य प्रमोद और अन्य लोगों के बीच बात हो रही थी, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश, ममता और तेजस्वी के नाम आ रहे थे। 1 नवंबर का ये मामला है। 5 नवंबर को शिकायत की गई। 25 नवंबर को ये लेटर विभाग ने जारी किया। देश की राजनीति में अपनी तरह का ये एक नया मामला है। बस में डिबेट दिखाने पर सरकार ने नोटिस दे दिया। वैसे भी हिमाचल की सुखू सरकार किसी न किसी बहाने से विवादों में रहती है। और अब बात संभल की, जहां 24 नवंबर को हिंसा से जो हालात बिगड़े वो अब संभलने लगे हैं। आज जुमे की नमाज पर संभल में सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे। कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की तैयारी में है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सर्वे मामले में फैसला नहीं लेने को कहा है। जिस सर्वे को लेकर रविवार को यूपी का संभल सुलग उठा, वो सर्वे रिपोर्ट फिलहाल लिफाफे में सील बंद रहेगी। शाही जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अपनी याचिका में शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके बाद 19 और 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न होने तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी और सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के निर्देश दिए।
मैं समझता हूँ जो रिलीफ हम चाहते थे वो मिल गई। एक तो नीचे जो सिविल सूट में पेंडिंग था वो प्रोसीडिंग स्टे हो गई। सेकंड, जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील कवर में रखा जाएगा अगर कोई रिपोर्ट दाखिल हुई है। तीसरी बात, जाम मस्जिद कमेटी जो अपील हाई कोर्ट में फाइल करेगी वो अपील जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक सिविल सूट की प्रोसीडिंग स्टेट रहेंगी। कोई राहत नहीं दिखती है, पर अगर उनको राहत दिखती है तो बेस्ट ऑफ लक है और अच्छी बात है। अभी तो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा। 19 नवंबर का जो ऑर्डर है जो वो कह रहे हैं गलत है, सही है। कोर्ट ने कहा है कि वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। इसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करके अदालत से मांग की गई है कि मस्जिद सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दायर होती है तो हाईकोर्ट कोई आदेश देने से पहले उन्हें भी पक्ष रखने का मौका दे। दूसरी ओर हाईकोर्ट में संभल हिंसा पर महाराष्ट्र के एक संगठन की ओर से एक जनहित याचिका दायर करके संभल हिंसा में हुई 4 लोगों की मौत को हत्या बताते हुए डीएम, एसपी समेत कई अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। एक फिल्म आई थी बहुत मशहूर, शोले, और उसका एक डायलॉग था जिसमें गब्बर सिंह अपने 3 लोगों से पूछता है, सरकार कितना इनाम रखे है हम पर। अब मध्य प्रदेश में पुलिस को 3 नक्सलियों की तलाश है और इन तीनों पर मिलाकर 57 लाख रुपए का इनाम है। आपको पता है इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने बजट क्या मांगा है? 70 करोड़ रुपए और 7,500 जवान। देश में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी सरकार ने 2 साल का टारगेट तय किया, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 नक्सली केंद्र के इस लक्ष्य में अड़ंगा डाल रहे हैं। नाम है दीपक उर्फ सुधाकर, 29 लाख का इनाम है। संगीता उर्फ सेवंती पंद्रे, इस पर 14 लाख का, और राम सिंह उर्फ संगत पर भी 14 लाख का इनाम है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक राज्य में 2 नक्सल प्रभावित जिले हैं, मंडला और बालाघाट। दोनों जिलों में सिर्फ यही 3 नक्सली बचे हैं, लेकिन तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती और सर्च ऑपरेशन के बावजूद जब ये तीनों नक्सली पकड़ में नहीं आए तो मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्र सरकार से और मदद की डिमांड की। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब केंद्र से सीआरपीएफ की 3 बटालियन समेत 7,500 आंतरिक पुलिस फोर्स की मांग कर दी है, जिस पर करीब 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जबकि इन 3 नक्सलियों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने दोनों नक्सल प्रभावित जिलों में पहले से ही इतनी फोर्स तैनात कर रखी है। बालाघाट एक सीमावर्ती जिला है, इससे लगा हुआ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। दोनों ही जगहों पे बहुत तेजी से नक्सली के विरुद्ध ऑपरेशंस किए गए हैं और बड़ी संख्या में पहली बार इस वर्ष नक्सलाइट्स मारे गए हैं। तो वहाँ से कुछ बचे हुए नक्सलवादी आके यहाँ शरण स्थली लेकर न बैठ जाएं, इसलिए बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश को अत्यधिक जागरूक रहना है। पुलिस का दावा है राज्य से नक्सलवाद का लगभग सफाया हो चुका है, लेकिन नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाए रखने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की सीमाएं दूसरे राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों से लगी हैं। लगभग 60 के आसपास नक्सली अलग अलग जो क्षेत्रों में जो देखे गए हैं, लगातार दबाव बनाए रखने के लिए आवश्यकता महसूस हुई थी कि यदि कुछ अतिरिक्त बल मिल जाता है तो उसके कारण से दबाव बनाने में उस इलाके में पुलिस को और मदद मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन 3 नक्सलियों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को और फोर्स की डिमांड करनी पड़ रही है, उनमें से 2 को 20 साल में एक बार भी नहीं पकड़ा जा सका, क्योंकि इलाके में अपने नेटवर्क के चलते दबिश से पहले ही ये फरार हो जाते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार की सरपरस्ती में हिंदुओं पर हो रहे हमले और हिंसा के बढ़ते मामलों पर भारत ने एक बार फिर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए बांग्लादेश की सरकार से अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लगातार हो रहे अत्याचार और कट्टरपंथी संगठनों की धमकी से तंग आकर बांग्लादेश का हिंदू समाज वहां की सड़कों पर उतर आया, लेकिन अल्पसंख्यकों के इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद ना तो यूनुस सरकार के कान पर जू रेंग रही है और ना हिंसा के मामले कम हो रहे हैं। इसीलिए अब भारत ने बांग्लादेश के हालात को लेकर वहां की सरकार को चेताया कि मोहम्मद यूनुस जिम्मेदारी से काम करें और अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का राजधर्म निभाएं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा,
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथी बयान चिंताजनक हैं। वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मीडिया बयानबाजी की बजाय यूनुस सरकार ठोस कार्रवाई करे और अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ चल रही कट्टरपंथी संगठनों की मुहिम और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी नाराजगी जताते हुए बांग्लादेश की सरकार से कहा, इस्कॉन एक विश्व स्तर पर सम्मानित संगठन है जिसका सामाजिक सेवा के क्षेत्र में शानदार रिकॉर्ड है और संत चिन्मय दास के मामले में बांग्लादेश का कानून निष्पक्षता से काम करे। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव शुरू हो गया था, लेकिन हिंदुओं के उत्पीड़न ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि भारत ने साफ किया है, भारत से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। संसद में रोज रोज के हंगामे में टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। संसद की कार्रवाई का हर मिनट कीमती है क्योंकि उस पर लाखों का खर्च आता है जो करदाताओं की जेब से ही जाता है। लेकिन संसद के इस शीतकालीन सत्र में 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट काम हो पाया है। 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र का पहला दिन था जिसमें सिर्फ 10 मिनट कार्रवाई हुई। 26 नवंबर को संविधान दिवस था जिस वजह से सदन की कार्रवाई नहीं हुई। फिर 27 नवंबर को सत्र का दूसरा दिन था, तब भी कार्रवाई महज 10 मिनट की ही हुई। 28 नवंबर को विंटर सेशन का तीसरा दिन जिसमें 10 मिनट की ही कार्रवाई हो पाई। 29 नवंबर यानी आज भी सिर्फ 10 मिनट तक ही सदन चला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश होने हैं जिसमें से 11 विधेयकों पर चर्चा होगी, लेकिन अदानी मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। उम्मीद है कि जनता के पैसे पर चलने वाले सदन में अगले हफ्ते से सार्थक बहस हो पाए। और वहीं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अब यह भारत की न्याय व्यवस्था का एक सच बन चुका है। इंसाफ मिलने में इतना वक्त बीत जाता है कि कई बार इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी गुत्थियां नहीं सुलझ पाती हैं, सवाल अधूरे रह जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।